ओके, चलिए आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर में हम डिफाइन करेंगे जेनेटिक्स को। ठीक है, जेनेटिक्स बेसिकली जिसको आपने जाना होगा अनुवांशिकी के नाम से। हमारे जो पिछले लेक्चर आ चुके हैं, 6 लेक्चर जो हमारे पास में ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें हमने बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर में स्टडी करी है। तो आप जब इस लेक्चर पर आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले लेक्चर्स एक बार ज़रूर देख ले, वरना आप लोगों को चीज़ें क्लैरिटी के साथ में समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारे पास में जेनेटिक्स है, इसको जो है किसने डिफाइन किया था? सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए पढ़ाने को जेनेटिक्स के अंदर में बहुत कुछ है, लेकिन हम चीज़ें बात करेंगे सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें। तो पहला जो इसके अंदर में आता है कि जेनेटिक्स के बारे में किसने सबसे पहले बात करी थी, यानी किसको इसका फादर बोला जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनको इसका अनुवांशिकी या फिर बोले कि जेनेटिक्स का फादर माना जाता है। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे थे कि मेंडल थे, इन्होंने अपने कुछ लॉज दिए थे जेनेटिक्स को लेके। ये लॉज जो हैं ये यूनिवर्सली यहाँ पर इसको फॉलो किया जा रहा है अभी। तो कौन कौन से लॉज हैं? 3 लॉ हैं भाई। लॉ ऑफ डोमिनेंसिस के नाम से है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन के नाम से, और तीसरा हमारे पास में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से। अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है प्रभाविता का नियम हो गया, यानी कि डोमिनेंस होता है तो उसका मतलब होता है प्रभाव किसी चीज़ का। तो वही यहाँ पर बता रहा है प्रभाविकता का नियम, यानी कि जब जेनेटिक्स की हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक रूल लगता है, इसके अंदर में एक नियम लगता है, प्रिंसिपल लगता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 यही चीज़ें पूछी जाती है, कौन कौन से लॉज हैं। दूसरा हमारे पास में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम, आप लोगों ने इसको जाना होगा। तीसरा हमारे पास में क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ये 3 हमारे पास में नियम होते हैं, जो कि किसने दिए थे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। तो यहाँ तक आप लोगों ने मेरे साथ में एक डेफिनेशन डेवलप करी है कि भाई जेनेटिक्स यानी कि जो होता है किसका? जीन्स के बेसिकली डिस्कस किए जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास में ये क्रोमोजोम है जब क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंसेशन फेज की तरफ में आते हैं, तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन्स हैं वो किस में बन जाते हैं? क्रोमोजोम्स में, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर टाइप में बन जाता है ये। ठीक है, ये फिर हमारे पास में क्या होता है? जब हमने इसको डेप्थ में देखा था तो यहाँ पर ये निकल के आया था मेरे पास में जीन। जीन बेसिकली क्या होता है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पे जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको ट्रांसफ़र करता है। और जीन है वो किसके बने होते हैं भाई? ये डीएनए मटेरियल्स के बने होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर में देख ली। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ लिया होगा मेरे साथ में 3 लॉज के बारे में। अब एक टर्म यहाँ पर निकल के आती है जिसको बोलते हैं एलीलीज, बोलते हैं एलीज के नाम से आप इसको जानते हैं। तो एलीजिली बेसिकली होता क्या है? ये कहते हैं कि एक ही हमारे पास में जो क्रोमोजोम है, यानी कि जो क्रोमोजोम है, एक ही जो गुण है उसके विपर्यायी रूप होते हैं। जैसे हम बात करें कि मेरे पास में क्रोमोजोम था, ये मेरे पास में क्रोमोजोम है, इस तरह का शेप है। इसके अंदर में जो कोड्स होते हैं, एक कोड टी और एक होता है छोटा टी, तो ये हमारे पास में कोड्स होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरह के क्रोमोजोम्स जो बनेंगे उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, तो वो बन गया मान लो एक टी, कैपिटल टी, और एक हमारे पास बन गया छोटा टी। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, चले यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये टी हो गया। दूसरा मेरे पास में बात करूँ तो दोनों क्या हो गया? कैपिटल टी हो गया। तीसरे की बात करूँ तो ये हो गया, एक मेरे पास में छोटा टी हो गया पहले और दूसरा टी हो गया बाद में। या फिर हमारे पास में चौथा जो होगा वो हमारे पास में होगा टी टी, यानी कि 3 हमारे पास में कोड्स बन सकते हैं किनके? जीन्स के। ये कोडिंग है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इनके पास में गुण क्या है? यानी कि एक ही क्रोमोजोम से निकले, जो मेरे पास में क्रोमोजोम था इसी से निकले और उसके 4 अलग अलग रूप बन गए हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? एलीज के नाम से हम लोग समझते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी, एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों को प्रकट करने वाले जीन्स, यानी कि जो क्रोमोजोम है उनके जो जोड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलील्स को के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ये हमारे पास में आता है सिक, जो लिंग सैलंगता के नाम से आपने इसको जाना होगा। और इसका मतलब क्या होता है उसको देख लेते हैं भाई। ये बेसिकली इसके अंदर में क्या होता है, जो यानी कि हम बोले कि इनके सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पहली चीज़ तो ये पाए जाते हैं तो आपके वाई क्रोमोजोम्स होते हैं। 2 तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक हमारे पास में वाई क्रोमोजोम होता है। तो किसके ऊपर में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक्स क्रोमोजोम होता है, उसके ऊपर में पाए जाते हैं। कौन? जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाएंगे? एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर में पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इससे क्या होता है कि भाई जो क्रोमोजोम्स यानी कि जीन्स की हम बात करें तो जीन्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? जीन्स से हमें ये पता लगता है कि भाई अगर किसी एक जनरेशन के अंदर में, लेट सपोज कि ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स है और ये आपकी जनरेशन है और ये आपके आने वाली जनरेशन है। ठीक है,
तो कोई बीमारी अगर पेरेंट्स को है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है, वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के अंदर में मिलेगी। पेरेंट्स में कोई अगर कमी है या कोई जीन के अंदर में गड़बड़ है तो वो आपके अंदर में मिलेगी, ठीक है। देखा होगा कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं उनके बाल जो गंजे हो जाते हैं, ठीक है ना, जल्दी बाल झड़ जाते हैं, तो देखेंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी बाल झड़े हुए मिलेंगे आप लोगों को। और जैसे उम्र बीतेगी आपकी, जैसे 40-50 साल के आसपास में जाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो भी झड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, जीन्स की एक कमी है, जीन्स के लक्षण है जो कि ट्रांसवर्स कर रहे हैं कहाँ से, एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसी को क्या बोलते हैं हम, हेरिडेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी एवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर किसी लक्षण का फ्लो कर जाना। तो इसमें क्या क्या हमारे पास में बीमारियाँ होंगी, अगर जीन के अंदर में कोई बीमारी है, जीन्स की जो है वो कैसे कैसे चलेगी, तो इसको आप बोल सकते हो रंग वर्णातंदा, ठीक है। यानी कि आप इसको नॉर्मली आप जानते होंगे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से। क्या नाम है भाई, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, गंजापन हो गया, हीमोफीलिया हो गया, मायोपिया आंखों की बीमारी होती है जिसमें दिखना में कम हो जाता है। और फिर हमारे पास में बात करें तो हाइपर ट्राइकोसिस, कौन कौन सी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ये जेनेटिकली फ्लो करती हैं एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये हमारे पास में थी कि भाई कैसे आप लोग जीन्स के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर में और कुछ ज़्यादा पढ़ाने को नहीं था मेरे पास में, सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी थी। जो मेंडल्स के लॉ हैं वो आपको पढ़ने थे, वो आप लोगों ने अच्छे से 3 लॉ पढ़ लिए। और दूसरा हमारे पास में क्या था कि जीन जो है वो सेक्स क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो कहाँ पर लिंक्ड होते हैं, तो एक्स के ऊपर में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, सारी बीमारियाँ आप लोगों ने पढ़ लिया, एलेल्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब देखो जो क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी इन चीज़ों को ठीक है। देखो किसी भी जीव होता है उसके लक्षण, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो लक्षण है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, जीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई वंशानुगति जो भौतिक आधार होता है क्या होते हैं, वो क्रोमोजोम, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जो लक्षण जाएंगे वो किसके द्वारा जाएंगे, क्रोमोजोम्स जाएंगे, ठीक है। देखो जीन्स और क्रोमोजोम्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हम बताया था कि भाई जो हमारे पास में क्रोमोजोम है, अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो जो क्रोमोजोम है वो किसके द्वारा बनता है, वो जीन्स के द्वारा बनता है। तो जो वंशागति हो रही है उसका बेसिक आधार कौन होगा, क्रोमोजोम होगा। लेकिन हम पूछे कि भाई उसकी इकाई कौन होगी, ठीक है, इकाई कौन होगी, तो आप कहोगे भाई जीन है। और जीन में क्या होता है, जीन के अंदर में डीएनए होते हैं, जो जीन होते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, डीएनए। तो आपको कोई भी आपके अनुसार में जो यूनिट जो आपका एग्जाम आएगा उसके अंदर में ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इन 3 ऑप्शंस को वहाँ पर चेक करना है, कौन कौन से, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या हो गया, उसका बेसिक आधार हो गया। और बात करें जीन, तो जीन क्या होगा, उसका बेसिक क्या हो गया, इकाई हो गया है, ठीक है। तो दोनों को देखना है कि क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई हमारे पास में लेमार्क थे, लेमार्क जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो अपराजित लक्षण है उसकी वंशागति का सिद्धांत इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, यानी किसी के बारे में उन्होंने बताया था लेमार्क ने कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर चीज़ें फ्लो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो ये इसके कौन है लेखक भाई, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है इनका, चार्ल्स डार्विन है इसके अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उन पर जो प्राकृतिक हमारे पास में है, एक देखिए हमारे पास में क्या है, जो नेचुरल सिलेक्शन हो ना, जो जीवों के अंदर में होता है वो विविधता यानी कि इनकी क्रिया पर करता है। यानी कि जो हम बात करें कि नेचुरल सिलेक्शन है उसके अंदर में जो जीव हैं उनकी क्या विविधता रहेगी, उसकी बेसिकली क्रिया के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि संयुक्त, क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना, यानी माइक्रोस्कोपिकली ज्वाइंटली कैसे किसने देखा था, तो ये थे जेनसन एंड जैनसन ने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें जीन, इसका सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉनसन ने किया था। हमारे पहले लेक्चर के अंदर में मैंने इसके बारे में बात करी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ तक इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है कि जीन के बारे में सबसे पहले किसने बात करी थी, जॉनसन ने बात करी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई जेनेटिक कोड। देखो जीन, अभी मैंने कोड के बारे में बात करी थी, आपके कोड जैसे टी हो गया, फिर स्मॉल टी हो गया, फिर टी हो गया, ये हमारे पास में कोड्स होते हैं। तो इनके बारे में किसने डिस्कस किया था, तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने, नीरेनबर्ग और उनके जो साथ थे उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। लेकिन अगर बात करें कि जो सर्वप्रथम कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जीन है उसको प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में किसने संश्लेषण किया था सबसे पहली बार, तो उसका आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हमने पहले लेक्चर के अंदर में भी इसके बारे में बात करी थी। एक सिद्धांत दिया था कि एक जीन एक एंजाइम, क्या है भाई, एक जीन एक एंजाइम, किसने दिया था, बीडिलैन एवं टेटम ने, किसने दिया था, बीडिन एंड टेटल ने इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीन क्रिया का जो नियमन है यानी कि जीन रेगुलेशन है उसको क्या बोलते हैं, ओपोरॉन सिद्धांत, यानी कि ओपोरॉन
सिद्धांत है वो किसने किया था भाई? ये जैक्स एंड बोनो ने इसके बारे में बात करी थी। कौन से लॉ के बारे में? ये हमारे पास में ओपेरोन सिद्धांत यानी कि ओपेरोन प्रिंसिपल के बारे में किसने बात करी थी? जैक्स एंड मोनो ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिस्टोन और न्यूट्रॉन। ओके देखो यहाँ पर हम बात करें कि जो सिस्टोन, न्यूट्रॉन और रिकॉन, ये जीनों की जो अवधारणा है इसके प्रतिपादक कौन है? इन्होंने कहा था कि जीन की जो अवधारणा है ना उसके अंदर में क्या क्या हमारे पास में सिस्टोन है, न्यूट्रॉन है और रिकॉन है। किसने इसके बारे में बात करी थी? बेंजर ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया ये कि डीएनए जो होते हैं इसका सबसे पहले एक्सरे का जो एनालिसिस है वो किसने किया था? तो इसके साइंटिस्ट थे MHF विलिकिंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना है। किसने करी थी? डीएनए का जो एक्सरे हुआ था, पहला जो एक्सरे हुआ था उसका एक्सरे एनालिसिस किसने किया था? MHF विलिकिंस ने किया था। नेक्स्ट हम बात करें tRNA। मैंने आरएनए के बारे में बात करी थी। आरएनए 3 तरह के कौन कौन से हमारे पास में? tRNA हो गया, mRNA हो गया और rRNA हो गया, 3 हमारे पास में थे। तो इसमें पूछा गया भाई tRNA की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट हॉली ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन होते हैं जो हमारे पास में है इसका नियंत्रण कौन करता है? यानी कि प्रोटीन जो अणु हैं उनके अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड के जो क्रम होते हैं उसके नियंत्रण कौन करता है? तो जीन्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके बारे में कैसे उनको नियंत्रण में रखना है। फिर हम देखें अगर 3 हमारे पास में बेस आ जाते हैं, 3 बेस आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उस कोड को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ट्रिपलेट कोड। ट्रिप यानी कि अगर 3 जब आ जाता है तो हम ट्रिपलेट बोल देते हैं और जो कोड बना है उससे तो ट्रिपलेट कोड हो गया। फिर पूछता है कि जो अनुवांशिक कोड है उसके अंदर में कुल कितने संभावित शब्द होते हैं? शब्द होते हैं इसके अंदर में 64 शब्द होते हैं। ठीक है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टैटिक डाटा है वो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई इसका मेंडल के द्वारा दिया गया था। इसमें माना गया था कि भाई अगर लॉ ऑफ सेग्रेगेशन है ना इसको यूनिवर्सली जो मेन अगर बात करें तो मेन रूल है, मेन उसका लॉ है, इसी को माना गया था कि ये सबका मूल आधार कौन है? यानी कि जेनेटिक्स का जो मेन आधार है वो कौन है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दी थी भाई? क्रोमोजोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दी थी वॉल्टर स्टन ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो ये कुछ नाम से जो आप लोगों को याद रख लेने हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ देखिए नेक्स्ट हम बात करें क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम जो जीन होते हैं ना ये एक लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं यानी कि एक रेखीय विन्यास होता है इनका क्रोमोजोम्स का। जैसे हमने बात करी थी ये मेरे पास में क्या है, अगर ये मैं क्रोमोजोम की बात करूं तो ये सारे क्या थे? एक लाइन के अंदर में थे। यहाँ पर ऐसे जीन्स थे जिनको हमने माइक्रोस्कोपली देखा था, पिछले लेक्चर में देखा हो तो, और इनको जब हमने स्टडी किया था तो ये मॉलिक्यूल्स निकल के आए थे जिसके अंदर में डीएनए था। तो ये किस में रिप्रेजेंट करे गए हैं? एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करे गए हैं। लीनियर अरेंजमेंट होता है। अब एक बात करी जाती है कि जेनेटिक्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा अध्ययन यानी कि सबसे ज़्यादा अध्ययन किसके ऊपर में किया गया है? तो एक कीट है जिसको बोला जाता है ड्रोसोफोलिया। क्या बोला जाता है? ड्रोसोफिला के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर से एक बार नाम रिपीट कीजिएगा, ड्रोसोफिला के नाम से ड्रोसोफिला के नाम से आप इसको जानते हैं। ये एक ऐसा कीट है जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स को लेते हुए काम किया गया, उसी के ऊपर में सबसे ज़्यादा अध्ययन किए गए। ठीक है, फिर बात करें लिंग सहलंगता यानी कि जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं उनके बारे में बात करी थी। किसने खोज करी थी भैया? TH मॉर्गन ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है TH मॉर्गन ने इसके बारे में बात करी थी। किसके बारे में? जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें एक्सरे का जो है सबसे पहले म्यूटेशन हुआ था ये किसने किया था? यानी म्यूटेशन उत्परिवर्तन किसने किया था सबसे पहले? ये थे मुलर ने इसके जो सबसे पहले एक्सरे म्यूटेशन किया था। अभी हमने ऊपर बात करी थी क्या कि सबसे पहले एक्सरे किसने लिया था? तो उसमें आप लोगों ने बताया था कि MHF विलिकिंस ने किया था। लेकिन हम बात करें कि म्यूटेशन एक प्रोसेस होती है वो किसने की थी? तो मुलर ने करी थी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भाई ट्रिपल यू नाम है यानी कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि भाई इसके अंदर में क्या है? ट्रिपलेट कोड बन रहा है। इसमें किस अमीनो एसिड के संकेत मिलते हैं? ठीक है, किस अमीनो एसिड के संकेत मिलता है? तो ये किसने बात की थी? ये हमारे पास में फेनिल एनालिन। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड है? इस एसिड को बोला जाता है फेनिल एलानिन के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? फेनिल एलानिन के नाम से हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारे पास में अलील है वो जो समझाती यानी कि होमोजोम्स होते हैं उनके बीच में अगर समान एलील है उनके बीच में तो हम उनको क्या बोलेंगे भाई? होमोजाइम्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? होमोजाइम्स के नाम से जानते हैं। होमोजाइम्स के नाम से यानी कि समझात होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास में फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? भ्राती यमज को बोलते हैं। तो ये जीन जो पुरुष में होते हैं ना इनको बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं। किसके अंदर में बोलते हैं? ये जीनोटाइप होते हैं यानी कि ये असमान होते हैं। तो बात करें कि फ्रेटर्नल ट्विन्स किसके कारण में होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? जीनोटाइप। लेकिन अगर एलील जो है उनके अंदर में सेम है
तो उसको बोला जाता है होमोजाइन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, होमो के नाम, एक मिनट कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैं अभी जो बता रहा था आपको, समान एलील जो है उनको जो धारण करते हैं उनको बोलते हैं समजात, और जो इसका नाम है वो क्या बोलते हैं, होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ तक जो चीज़ें थी। ओके, अभी जो टर्म्स आएंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए जन्म लेते हैं। ठीक है, जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं उसको बोलता है सियामीज समझ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, वो सियामीज समझ के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि कई बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती है जिनको बोलते हैं रंजकहीनता, तो उसको क्या बोला जाता है, टायरोसिनेज एक एंजाइम होती है, उसकी कमी के कारण में हो जाती है। यानी कि जन्मजात बीमारियां जो रंजकहीनता होती है वो किसके कारण होती है, कौन सी एंजाइम की कमी के कारण होती है, तो आप बोलेंगे टायरोसिनेज के नाम जो होता है उसका, उस एंजाइम का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि लिथल जीन की खोज किसने करी थी, ये क्यूनेट ने करी थी। कब, 1905 में। और किससे करी थी, चूहों के अंदर में इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, चूहों से इस लिथल जीन की खोज करी गई थी। ठीक है, किसने करी थी, क्यूनोट ने। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि मेंडल के जो नियम है उनको रूपांतरण के कारण में अगर उनका चेंज करना चाहे तो क्या क्या है उनकी, क्या हो सकते हैं उसके अंदर में, तो इनकम्प्लेन डोमिनेंस, दूसरी इन्होंने कहा लीथल जीन एक्शन, और तीसरा हमारे पास में जीन इंटरेक्शन। दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेते हुए। देखो, जो हमारे खून है ना उसके अंदर में कुछ सहायक फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक के प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो फाइब्रिनोजोन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये हमारे पास में दो प्रोटीन बनते हैं। तो ये निर्माण कहाँ पर होता है इनका, अगर ब्लड की बात हमारे बॉडी के अंदर में बात करें तो लीवर के अंदर में होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगोली जड़ता बीमारी, ये किसके कारण में होती है, ये होते हैं ट्राइसोमिक 2n+1 क्रोमोजोम के कारण में होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, मंगोली जड़ता बीमारी, इसको हम जानते हैं मंगोली जड़ता बीमारी, तो किसके कारण होती है, ट्राइसोमिक 2n+1 क्रोमोजोम। ये नाम थोड़े डिफिकल्ट है, एक दो बार आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये लेक्चर दो बार देखें। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आप लोग कहीं बुक के अंदर में मिलेंगे नहीं, लेकिन ये एग्जाम के अंदर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इसको देखते रहिएगा, एक दो बार आप लोगों को याद हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं, डाउन्स सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जीन्स के अंदर में थोड़े डिफिकल्ट कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, तो जिसके कारण में वहाँ पर सिंड्रोम आ जाते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई दिक्कत आ जाती है उन बॉडीज़ के ऊपर में। जैसे उनका छोटा कद हो गया, मंद बुद्धि होगी, मोटी जीभ होगी, खुरदरी त्वचा होगी, तो ऐसे उसके सिंड्रोम्स होते हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स होते हैं। तो वो किसके कारण में आता है, तो उसको एक नाम दे दिया गया डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास में टर्नर सिंड्रोम। ये बेसिकली होता है, जो स्त्रियाँ होती हैं ना, उनकी जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं उनके अंदर में अनियमितता आ जाती है। ठीक है, वहाँ पर यह क्या हो जाती है, उसकी वजह से बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाती हैं उनके अंदर में। तो पूछा जाएगा भाई टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है, तो जो फीमेल होती हैं उनके सेक्स क्रोमोजोम्स में क्या है, डिफिकल्टी आ जाती है, यानी कि अनियमितता आ जाती है, तो उसके कारण में बीमारी फैलती है, उसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कई बार क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास में 23 जोड़े होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर में, तो 22 जोड़े तो हमारे बिल्कुल फिक्स हैं, और 23वां जोड़ा होता है वो डिसाइड करता है कि XX होगा या फिर XY होगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि ये XX ना होके ऐसे हो जाता है XXY हो गया, मान लो। ठीक है, तीन जुड़ गए, 46वें के अंदर में तीन जुड़ गए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोलता है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तीसरा हम बात करें तो लिंग परीक्षण होता है कई बार, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि जब गर्भावस्था है यानी कि प्रेगनेंसी है, तो उसको क्या बोला जाता है, बार बॉडी होती है उसका, वहाँ पर किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि भाई बॉय है या गर्ल है। लेकिन आजकल क्या है, इसको बैन कर दिया गया है, जो अल्ट्रासाउंड्स हैं या फिर इस तरह से कि सेक्स डिटर्मिनेशन लड़का है या लड़की है उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके अंदर बेसिकली हम चेक क्या करते हैं, बार बॉडी है उसका वहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो बार बॉडी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एमिनियोसेंटियोसोसिस। क्या नाम है, एमिनियोसेंटियोसोसिस। इस नाम को आप याद कर लीजिएगा, एमिनियोसेंटोसिस, इस नाम से आप याद रख लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें म्यूटेशन थ्योरी, लास्ट है भाई ये म्यूटेशन थ्योरी है। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिए थे, इसके जनक किसको बोला जाता है, ह्यूगो डी ब्रीज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ह्यूगो डी ब्रीज को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो थ्योरी एक्सरे, जो हमने म्यूटेशन अभी पढ़ा था कि एक्सरे जो था उसका म्यूटेशन के द्वारा जो हमने बात करी थी, तो उसके लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था भैया, मूलर को दिया गया था। कब,
46 के अंदर में दिया गया था। तो ये हमारे जेनेटिक्स को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। इसमें जैसे बात करें कि भाई पहली बार एक्सरे किसने किया था, पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है म्यूटेशन के द्वारा जो एक्सरे लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई ये 3 इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो सिंड्रोम्स हैं यहाँ पर XX Y हो जाएगा। इसके अंदर में जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं उनके अंदर में अनियमितता आ जाती है तो टर्नर हो गए, लेकिन फीमेल्स के अंदर में। और डाउन सिंड्रोम है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, तो छोटा कद, मंदबुद्धि, छोटी जीभ या फिर खुरदरी त्वचा, ऐसे उसके अंदर में सिम्टम्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भाई हमारा वीडियो था आज का। और यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई हमारी लगभग सेल थ्योरी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इन वीडियोस को जितने भी सेल थ्योरी के हैं मैं इनको एक साथ कंबाइन भी करके आप लोगों को डाल दूंगा। 3-4 वीडियो जो बने हैं एक साथ कंबाइन करके डाल दिए जाएंगे ताकि आप इनको एक बार में रिवाइज कर सको। और मैं ये कहूँगा कि भाई आप अगर कर सकते हैं इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर लीजिए और इनकी ऑडियो फाइल बना लीजिए। ऑडियो फाइल बनाने से ये फ़ायदा क्या होगा कि आप उनको जब चाहें वहाँ पर सुन सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर में। ओके, तो ये भाई हमारा क्या क्या पढ़ा हमने, DNA RNA जेनेटिक मटेरियल जो भी थे भाई, कैसे हमारी सेल डिविजन्स हुई है वो हमने पढ़ी थी। सेल क्या होती है, सेल के मेन जो पार्ट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या लाइसोसोम होता है, क्या हमारे पास में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम्स के बारे में बात करी थी, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात करी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, किसने कौन सा क्या दिया था जेनेटिक कोड, किसने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, किसने गोल्गी एपरेटस के बारे में, किसने न्यूक्लियस के बारे में किसने डिस्कस किया था। तो ऑलरेडी मैंने जितने भी आपकी सेल थ्योरी के अंदर में जितने भी कंसेप्ट बन सकते थे उन सबको यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया है भाई। अब आपके ऊपर में है कि आप कितना इन चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर में पढ़ के यूज़ कर पाते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मेरी जो साइटोलॉजी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वीडियोज़ को आप 1-2 बार ज़रूर देखना भाई, क्योंकि ये देखने के बाद में बायो के अंदर में आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा कि भाई एग्ज़ाम के अंदर में मेरा कोई क्वेश्चन आएगा। चाहे ये देखिए एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है ना वो कभी भी स्पेसिफिक होकर तैयारी मत करो कि मैं हरियाणा पुलिस की कर रहा हूँ, मैं हरियाणा के ग्राम सचिव की कर रहा हूँ, मैं दिल्ली पुलिस की कर रहा हूँ, मैं SSC की कर रहा हूँ। तैयारी होती है, एक बार करो, फाइनल करो। बार बार में किसी के वीडियो देखने की, किसी के लेक्चर देखने की, किसी कोचिंग में जाने की, किसी के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फाइनल करो, एक बार करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होंगे वो हम कोशिश करेंगे एनिमल टिश्यूज़ या फिर प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे उसके अंदर में। तब तक के लिए आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखो। इनका मैं एक क्विज भी ले लूँगा जो हमारा टेलीग्राम चैनल होगा उसके ऊपर में। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।